स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम आप सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चा, निम्मी के एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिसमें हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आज ये जो क्लास है वो सेकंड ईयर की है और आज दो आउटकम लेके आए हैं, यानी दो टॉपिक आप क्लियर करके जाओगे। एक आपका डीएसओ होगा और एक आपका एसएमडी होगा, ठीक है। डे हमारा 15 चल रहा है, यानी 14 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, तो जरूर से एक बार आप जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा, क्या हो जाएगा बताओ, देखिए क्या हो जाएगा। देखो भाई, एक आपके पास डीएसओ होता है, ठीक है, और एक होता है आपके पास सीआरओ। इस डीएसओ का पूरा नाम होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे स्कोप, ठीक है। ये जो सीआरओ होता है इसमें एक आपकी सीआरटी होती है जिसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और ये सीआरओ है, ये भी क्या करता है बच्चा, आपके सिग्नल का एनालिसिस करता है, ठीक है, यानी वेव फॉर्म शो करवाता है। कौन? सीआरओ। ठीक उसी प्रकार डीएसओ का भी वही काम है, पर ये थोड़ा क्या है बच्चा, एडवांस है। और इसमें क्या सुविधा है? स्टोरेज की सुविधा है, ठीक है ना। स्टोरेज की सुविधा है, ये एडवांस है और इसमें क्या है, स्टोरेज की सुविधा है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लो जी, डी इज दी राइट आंसर। ये लो जी, सिस्टम नहीं होता है, ड्यूल नहीं होता है, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है फंक्शन जनरेटर IC8038। देखो बच्चा, IC8038 के बारे में एक वीडियो बनाई है मैंने ऑलरेडी, थ्योरी की कवर कर दी है बच्चा। 15 मिनट की एक वीडियो है, उसको जाके देख लीजिएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, IC8038 है, इसको फंक्शन जनरेटर आईसी बोलते हैं, ठीक है। जनरेटर आईसी बोलते हैं, ठीक है। ये काम क्या करती है? देखो, अगर फंक्शन जनरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है वेव्स जनरेट करेगी, ठीक है। अब कौन कौन सी वेव करेगी बच्चा? साइन वेव करेगी, ठीक है, स्क्वायर करेगी, ठीक है, ट्रायंगुलर करेगी, ठीक है, और आपका सॉटूथ करेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये साइन वेव जनरेट करती है, केवल साइन नहीं करती, स्क्वायर भी करती है, त्रिकोणीय भी करती है, और मॉड्यूलेटिंग वेव नहीं होगा, ठीक है। IC38 पिन नंबर 2 किस प्रकार का तरंग उपलब्ध करवाता है? देखो, पिन नंबर 2 की पूछ रहा है, ये पिन 2 की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? याद रखना, पिन 2 के लिए आप क्या बताओगे बच्चा? साइन वेव, ठीक है। अगर पिन 3 का पूछता तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर, ठीक है। और अगर पिन 9 का पूछेगा आपको तो उसको बता देना कौन सी होती है बच्चा? स्क्वायर वेव। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा बच्चा, जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि जितने क्वेश्चन बनेंगे इसी एक फॉर्मेट से बनेंगे। ये कह रहा है साइन वेव है वो कितने से बनती है? 2 से, स्क्वायर वेव है 9 से, और ट्रायंगुलर है वो आपका 3 से, और ये होता नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये लो, इसके बियॉन्ड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सारे लिखवा दिए। अगला बताओ, अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट। इस सर्किट का नाम क्या है भाई? एक में आपका ISO 555 लगा हुआ है, तो ISO 555 की मदद से हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या बना हुआ है, एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक प्रतिरोध लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर और लगाया हुआ है,
दो कैपेसिटर की मदद से सप्लाई दी गई है, कॉमन कर रखा है माइक्रोफेरेड। मेरे को देखा देखा लग रहा है किसका बच्चा, एस टेबल का। जब आप एस टेबल सर्किट बनाते हो तो इस तरीके से बनता है आपका। एस टेबल को और क्या कहते हैं सुन लो, आपका एस टेबल है ये क्या करता है, स्क्वायर वेव जनरेट करता है, स्क्वायर वेव या फिर पल्सेस देता है। कहां देता है, आउटपुट में देता है, ठीक है। उसके बाद इसको फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये लो, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। बाइस टेबल नहीं है, क्योंकि बाइस टेबल में आपको दो ट्रिगर पॉइंट दिए हुए होते हैं, दो ट्रिगरिंग होती तो वो बाइस टेबल हो जाता। अगर मोनोस्टेबल पूछता तो एक ट्रिगरिंग होती, यानी बाइस टेबल में बात करूं तो दो ट्रिगर होते हैं, ठीक है। कपल्ड एम्पलीफायर बनेगा नहीं, और मोनोस्टेबल की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक ट्रिगर होता है, ठीक है। बाकी यहां भी लिख देता हूं, ठीक है। क्या होता है, नो स्टेबल स्टेट, और इसी कारण इसको फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। वन स्टेबल स्टेट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, टू स्टेबल स्टेट, ठीक है। अगला बताओ, अगला बताओ भाई। अगला कह रहा है कौन सा फंक्शन डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित एक तरंग स्थिर तरंग बनाता है, यानी आपका जो वेव है उसको स्टेबिलिटी कौन देगा, स्टेबिलिटी कौन देगा, स्टेबल नहीं है वो, स्थिर नहीं है, इट मींस वो क्या कर रही है बच्चा, फ्लक्चुएट कर रही है, वो अस्थिर है, अस्थिर है। तो वो अस्थिर है तो हम इनमें से कौन सी चीज करेंगे ताकि वो स्थिर हो जाएगी। मैं ऑटो सेट करूंगा, ऑटो सेट पे क्या होता है बच्चा, कोई भी इनपुट दे रहा हूं और उसको मैं कैलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, उसको मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, तो ऑटो सेट करूंगा तो सारा जो फंक्शन है, सारी जो वेव है वो ऑटोमेटिक अपने क्या है उस स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ऑटो सेट नहीं होगा, ऑटो सेट से आपकी तरंग वो स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। सेविंग सेटअप फंक्शन का मतलब होता है आपको बचत करनी है तो उसके लिए है। रिकॉलिंग सेटअप फंक्शन यानी रिकॉल करना है, किसी स्टोर किए गए फंक्शन को वापस आपको याद करना है तो उसके लिए है। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा बच्चा, ट्रिगरिंग फंक्शन, ठीक है। कोई भी आपका डीएसओ है उसकी स्क्रीन पे आपको भागती हुई दिख रही है, ठीक है ना, भागती हुई दिख रही है, भागती हुई दिख रही है, वो उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपको देख नहीं पा रहे हो, उसको देख नहीं पा रहे हो इस तरीके से। तो अगर आप क्या करोगे, ट्रिगर करोगे तो इस वेव फॉर्म को आप देख पाओगे, शो हो जाएगी। कब, जब आप फंक्शन में कौन सा फंक्शन करोगे, ट्रिगरिंग फंक्शन करोगे या ट्रिगर करोगे किसको, डीएसओ को। तो डीएसओ को ट्रिगर करने के बाद आपके डीएसओ की स्क्रीन पर जो वेव है वो क्या हो जाती है बच्चा, स्थिर हो जाती है। तो स्टेबिलिटी कब आएगी, जब ट्रिगर करूंगा। ये लो, अगला बताओ, करो देखिए। इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम यानी कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, उच्चतम और निम्नतम मूल्यों का नमूना करने के लिए डीएसओ द्वारा किस अधिकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑटो मोड में होता है, या फिर आपका सैंपल मोड, एवरेज मोड, पीक डिटेक्टर मोड, क्या होगा बच्चा। अगर आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट को सैंपल्ड करना है और इक्विजाइजेशन मोड यूज करना है तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा बच्चा, पीक डिटेक्टर, पीक डिटेक्टर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं लो से हाई जा रहा हूं तो क्या देखने में जा रहा हूं, या फिर हाई से लो जा रहा हूं तो क्या देखने में जा रहा हूं, मैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू, उसका पीक डिटेक्ट करने जा रहा हूं। तो किस मोड का यूज करेंगे बच्चा, पीक डिटेक्टर मोड का यूज करेंगे, ठीक है। ये लो, राइट आंसर इज द डी। अगला बताओ, अगला बताओ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सैंपलिंग इन डीएसओ। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है,
सैंपलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपके पास कोई इस तरीके का सिंबल साइन वेव है या एक सिग्नल है, ठीक है। अब उसको सैंपल लेने हैं आपको, सैंपल लेने का मतलब क्या हुआ, इसको आपने जैसे इस तरीके से कर दिया, ये इस तरीके का साइन है, मान लो ये पूरी 2 साइकिल है, ये 1 साइकिल है, तो आपने सैंपल बांट दिए। ये करके क्या कर रहे हो, यानी ये वैल्यू अलग हो जाएगी, इतनी वैल्यू को देख रहा हूं तो एक सैंपल हो गया, फिर दूसरा ये सैंपल है, ठीक है ना, तीसरा ये सैंपल है। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चा, सैंपल्स ले लिए हैं। ये सैंपल्स मैं क्यों ले रहा हूं, पल्सेस काउंट करने के लिए, ठीक है ना, पल्सेस में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं कि एक पल्स ये है, एक पल्स ये है, एक पल्स ये है, इस तरीके से। भाई ये पल्स है ना, ये पल्स हो गई। अब आपको पूछ रहा हूँ भाई कौन सी पल्स हाई है, तो आप कह रहे हो ये वाली हाई है, इससे भी हाई ये है, लो ये है, ये लो है। तो मैंने सैंपल्स कर लिया या सैंपलिंग करी है, इट मींस उसको मैंने कंटिन्यूस था, उसको मैंने सैंपल में ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, कंट्रोल करना चाह रहा हूं, नहीं करना चाह रहा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना चाह रहा हूं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल रहा हूं, या स्क्रीन पर सिग्नल की कल्पना कर रहा हूं। कल्पना क्यों कर रहा हूं, मेरे पास सिग्नल तो है, मैं सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में थोड़ी बदल रहा हूं। एनालॉग तो पहले से है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, उसको डिजिटल में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, राइट आंसर इज द बी। बताओ समझ में आया कि नहीं है, बताओ भाई। चलो अगला बताओ फिर। अगला कह रहा है डीएसओ का समग्र संचालन कैसे नियंत्रित किया जाता है, हाउ टू ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ डीएसओ इज कंट्रोल्ड, यानी डीएसओ का कंप्लीट जो आपका संचालन है वो कैसे कंट्रोल होता है, ये चीज आपसे पूछी। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा आईसी और ट्रांजिस्टर का उपयोग करके, यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है बच्चा, वही आपका क्या है, कंप्लीट उसको कंट्रोल करता है, किसको, डीएसओ को, ठीक है ना। केवल आईसी और ट्रांजिस्टर नहीं होता है, डिस्क्रीट कंपोनेंट नहीं होंगे, डायोड और ट्रांजिस्टर का उपयोग भी नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग होता है। अगला बताओ। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में एडीसी के साथ सैंपल ऑब्लिक होल्ड सर्किट द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। एडीसी होता क्या भी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। एडीसी का तो यही काम होता है, एनालॉग टू डिजिटल। तो अब ये क्या कर रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का उपयोग स्टोर करने के लिए किया जाता है क्या। भाई सैंपल और होल्ड सर्किट का उपयोग स्टोर करने के लिए होता क्या, यहाँ पे तो मेमोरी आएगी ना बच्चों, ये तो मेमोरी का काम है। डेटा को दिखाने के लिए आंकड़ा अधिग्रहण या फिर कंप्यूटर पर अपलोड करना। कंप्यूटर अपलोड क्यों करेंगे, ये आपका डिस्प्ले दिखाएगी, ठीक है, ये आपका डिस्प्ले दिखाएगी। कौन सा बच्चा है बच्चा, डेटा इक्विजिशन या फिर आंकड़ा अधिग्रहण। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा, ये लो, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट बिल्ट इन विच IC 8038 रेफर्स टू डायग्राम। ये आपकी जो आईसी दी गई है 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, IC 8038 है वो कौन सा सर्किट बनाती है, कौन सा सर्किट बनाएगी बच्चा, बताओ भाई। पल्स जनरेटर होगा, साइन वेव जनरेटर होगा, स्क्वायर वेव जनरेटर या फंक्शन जनरेटर। तो ये तो सभी होते हैं, तो फंक्शन जनरेटर हो जाएगा क्योंकि इसमें ही सब इनबिल्ट होते हैं। तो IC 8038 के माध्यम से फंक्शन जनरेटर का हम उपयोग करते हैं, या फिर IC 8038 के माध्यम से हम क्या बनाते हैं बच्चा, फंक्शन जनरेटर बनाते हैं। अगला बताओ। अगला कह रहा है फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के लिए किया जाता है। फैक्ट्री सेटअप का मतलब हो गया कि जब डिजिटल आपका ऑसिलोस्कोप है या डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, जब नया बन के आया था तो उसकी जो सेटिंग होती है वो पहले से ही सेटअप की हुई रहती है, ठीक है ना, सेटअप की हुई रहती है। इट मींस मैं कह सकता हूं, मान लो आप एक नया मोबाइल ले रहे हो, ठीक है ना, नया क्या ले रहे हो बच्चा, मोबाइल ले रहे हो, तो वो मोबाइल क्या है जब फैक्ट्री से बन के आता है, या यूं कह लीजिए कंपनी जब उसको बनाती है तो उसकी सेटिंग है वो कैसी होती है बच्चा, वो सेटिंग फैक्ट्री सेटअप या फैक्ट्री सेटिंग वाली होती है, ठीक है। अब मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं तो मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूं मेरे अकॉर्डिंग। जब कभी हम सेटिंग को रिस्टोर करते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग हम करते हैं, डिफॉल्ट हो जाएगी। इट मींस जब वो नई कंडीशन में था वो वाली सेटिंग अपने आप वापस में
हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, फैक्ट्री सेटअप भी कहते हैं, और फैक्ट्री सेटअप को क्या कहते हैं बच्चा, डिफॉल्ट सेटअप भी कहते हैं। यानी नॉर्मल सेटअप और मेजरमेंट सेटअप नहीं होगा, यानी बी भी है और आपका सी भी है, यानी उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, फैक्ट्री सेटअप, ठीक है ना, ऑब्लिक क्या हो जाएगा आपका, डिफॉल्ट सेटअप, फैक्ट्री सेटअप ऑब्लिक डिफॉल्ट सेटअप, ठीक है। अब ये कह रहा है फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है, तो फैक्ट्री सेटअप दिया है तो फैक्ट्री सेटअप तो बोल सकते हैं, पर इसका और नाम क्या हो जाएगा आपका, डिफॉल्ट सेटअप हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ये लो जी, अगला बताओ। समझने में दिक्कत आ रही है तो बता दो एक बार। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का किस आईसी का उपयोग किया जाता है, पता है अभी कौन सी आईसी लगती है, 555 लगती है, ठीक है ना। 324 का नहीं होगा, 723, 741 नहीं होगा, 20 दी राइट आंसर, ठीक है। ये राज्य, ठीक है, ये कौन सी आईसी हो जाएगी आपकी, 555 टाइमर आईसी हो जाएगी। ये लो जी, अगला बताओ। अगला बताओ वही क्या हो जाएगा। आईसी 8038 फंक्शन जनरेटर के पिन नंबर 3 से किस प्रकार की तरंग होती है, मैंने बता दिया है। 3 का यूज कर रहे हो तो 3 लिखो, 3 को 3 लिखते हैं इंग्लिश में, और 3 में टी है तो क्या बन जाएगा बच्चा, ट्राइंगुलर, क्या बन जाएगा, ट्राइंगुलर, ठीक है। 2 का याद रखो, 2 क्या हो जाएगा बच्चा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना, साइन वेव, ठीक है। और आपका 9 कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर वेव। ये लो जी, अगला बताओ फिर, अगला बताओ, देखो 13 अगला कह रहा है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का क्या फायदा है, बताओ भाई क्या फायदा है। यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का एक फायदा तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इसको स्टोर कर सकते हैं, डिजिटल डेटा का मापन करता है, ठीक बात है। एनालॉग प्रारूपों को क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग सिग्नल इन एनालॉग फॉर्मेट नहीं होता है, डिजिटल डेटा को बाद में देखने के लिए स्टोर कर लेते हैं, ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी है इसमें, स्टोरेज की क्वालिटी है, ठीक है ना, स्टोरेज क्वालिटी है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, डिजिटल डेटा को बाद में देखने के लिए संग्रहित या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसमें, आपका डिजिटल ऑसिलोस्कोप में या फिर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में। अगला बताओ, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ। अगला कह रहा है विच पार्ट ऑफ ए डीएसओ स्टोर इन द प्रोसीड डेटा इनपुट सिग्नल वोल्टेज, डीएसओ का कौन सा हिस्सा इनपुट सिग्नल वोल्टेज के संसाधित डेटा को स्टोर करता है, तो स्टोर करने के लिए तो कौन काम आता है बच्चा, मेमोरी काम आती है, कौन काम आता है, मेमोरी काम आती है। बाकी ये डिस्प्ले दिखाती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का क्या काम होता है आपको पता है, अच्छे से पता है कि नहीं, वही बता दो एक बार। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का पता है या नहीं है, यानी ये किस में बदलेगा, डिजिटल में बदल देगा, यानी आउटपुट किस में आएगा, इसमें डिजिटल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है डिजिटल टू एनालॉग, तो एनालॉग इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये लो, ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ये लो, अगला बताओ। अगला कह रहा है डीएसओ की स्क्रीन पे ये जो दिख रही है आपको वेव, ये वेव फॉर्म कैसी है, इसको डीसी वेव फॉर्म कहेंगे बच्चा। डीसी का मतलब हो जाएगा एक कंटिन्यूस रहेगी वो, ठीक है ना, वो क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, एकदम सीधी रहेगी, तो ये डीसी तो नहीं है। फिर ये कह रहा है पल्स वेव, पल्स का वेव हो गया कि इस तरीके की वेव है कि यहाँ पे पल्स आई है, फिर नहीं आई है, फिर आई है, फिर नहीं आई है, फिर आई है, फिर थोड़ी नहीं आई है, फिर ज्यादा आ गई है, ये होती है आपकी पल्स वेव। अगला है साटूथ वेव, तो साटूथ वेव कैसी होती है, देखो जो आरी के दांते होते हैं ना उस टाइप की, इस तरीके की। तो अगर ये तीनों वेव नहीं है तो एक ही प्रकार की वेव है जिसको क्या बोला जाता है बच्चा, रिंगिंग वेव। ये जो दिख रही है आपकी कौन सी वेव है, रिंगिंग वेव है, जो आपके डीएसओ की स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जिसको बोला जाता है रिंगिंग वेव, ठीक है। राइट आंसर इज दिस सी। अगला बताओ। अगला कह रहे हैं हाउ द डिजिटल इक्विपमेंट वर्क विद द इनपुट वोल्टेज सैंपल्स, इनपुट वोल्टेज नमूनों के साथ डिजिटल उपकरण कैसे काम करता है, लगातार आउटपुट वोल्टेज देता है, लगातार परिवर्तनशील वोल्टेज देता है, लगातार परिवर्तनशील करंट देता है, इसे बाइनरी संख्या में परिवर्तित करके देता है। तो इनपुट वोल्टेज नमूनों के साथ डिजिटल उपकरण काम करेगा, तो डिजिटल तो एक ही चीज पे काम करता है, 0 और 1 पे, यानी कि वो किस में बदलेगा बच्चा, उसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो इसे बाइनरी संख्या में परिवर्तित करके काम करता है कौन, आपका डिजिटल उपकरण। डी इज दी राइट आंसर, डी फॉर देवसेना, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्लियर हुआ ना। डिजिटल का जब नाम आ रहा है तो 0 1 आ रहा है, और 0 1 का मतलब यही होता है कि बाइनरी में कन्वर्ट उसको वो करेगा, ठीक है। यही बात है भी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। चले आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो।
अगला कह रहा है विच सर्किट इज यूज्ड टू डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डीएसओ टू कन्वर्ट इनपुट सैंपल वोल्टेज इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो किसका उपयोग करेंगे भाई, किसको कर रहा है वो, इनपुट सैंपल वोल्टेज को किसमें बदल रहा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदल रहा है, यानी एडीसी का हम यूज करेंगे। एडीसी कहां दिख रहा है भाई बताओ, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, यानी ये तो क्या हो जाएगा आपका डीएसी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका डिजिटल कन्वर्टर मतलब एडीसी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये लो जी अगला बताओ। अगला कह रहा है विच टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर 9। 9 पे कौन सी अवेलेबल होती है, 9 नंबर 8038 की जो आईसी है उसमें 9 नंबर पिन है वो कौन सी देती है, बता दिया है बार बार, बता दिया है बार बार, 02 09 03, ठीक है, ये नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर वेव हो जाएगा। 9 का ही पूछा है, 9 पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगला बताओ, ठीक है। अब हमने डीएसओ को कंप्लीट कर लिया है, हमारा आउटकम यही था कि हम डीएसओ और एसएमडी को कवर करेंगे। तो आपका डीएसओ कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं एसएमडी पे। उससे पहले थोड़ा सा ये समझो कि आपका एसएमडी है और एक आपका एसएमटी है। एसएमडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चा, सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है, और एसएमटी का मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया देखो, यानी एसएमटी आपका सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एक इस प्रकार का तकनीक है जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स अगर आपको सोल्डरिंग करने हैं वो सरफेस पे डायरेक्टली माउंट हो जाएंगे। आज तक आप क्या करते थे, यानी आपको कोई भी सर्किट बनाना है तो एक पीसीबी लेते थे, उसमें रजिस्टर लगाते थे, उसमें कैपेसिटर लगाते थे, उसमें इंडक्टर लगाते थे, उसमें डायोड लगाते थे और पीछे से उस कंपोनेंट्स की आप सोल्डरिंग करते थे। एसएमडी में ऐसा नहीं होता, सरफेस के ऊपर ही क्या हो जाता है बच्चा, उनकी सोल्डरिंग हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है एसएमटी और एसएमडी क्या होता है, ठीक है। ये आपके डिवाइस है, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बच्चा, इसकी सरफेस पे माउंट हो जाएंगे। और एसएमटी आपकी एक क्या है बच्चा, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम दिखाया है और ये पूछ रहा है कि ये प्रकार किस प्रकार का है, यानी ये आईसी का प्रकार है वो किस प्रकार का है। आपको क्या दिख रहे हैं बच्चा, पिन दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पीजीए, इसको बोला क्या जाता है, पिन ग्रिड एरे, पिन ग्रिड एरे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, पिन ग्रिड एरे हो जाएगा, पीजीए हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टीएसओपी पे क्या होता है, प्लेट पे क्या होता है, क्वाड प्लेट पे क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, पेशेंस रखो, ठीक है। अगला बताओ, अगला बताओ, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ईएसडी रिस्ट स्ट्रिप। ईएसडी रिस्ट स्ट्रिप क्या होती है, जो यहाँ पे कलाई पे पहनी जाती है, उसका काम क्या होता है देखो। आपका ईएसडी क्या होता है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रो स्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है ना। ये होता क्या है, यानी एक चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में ईएसडी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है, ठीक है ना। अब अगर मैं किसी कंपोनेंट को छू रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए एक कंपोनेंट है, और कौन सा कंपोनेंट है, बहुत ही सेंसिटिव कंपोनेंट, एक आईसी मान लो फॉर एग्जांपल। अब मैं उसको छूंगा तो मेरी बॉडी का जो वोल्टेज था, मेरी बॉडी का जो चार्ज था वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर चला जाएगा तो ये कंपोनेंट खराब हो सकता है, भाई यही बात होगी। अगर मेरी बॉडी का चार्ज उस कंपोनेंट पे जाएगा तो वो कंपोनेंट खराब हो जाएगा। तो ईएसडी क्या करती है बच्चा, या फिर मैं कहूं ये ईएसडी वाला चार्ज है, ये क्या करेगा, कंपोनेंट को डैमेज करेगा, ठीक है। अब मुझे इसको डैमेज नहीं करना है तो मैं क्या पहनूंगा, ईएसडी रिस्ट पहनूंगा बच्चा, क्या पहनूंगा, ईएसडी रिस्ट पहनूंगा। अब ये ईएसडी रिस्ट क्या करती है, यानी आपका जो भी वोल्टेज होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको ग्राउंड कर देगी, ठीक है ना। आपकी बॉडी में अगर आपने रिस्ट पहन रखी है ईएसडी वाली, तो आपकी बॉडी का चार्ज है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए कि रेजिस्टेंस की आइडियल वैल्यू, सॉरी आपका लगभग कितनी वैल्यू का होता है, तो ये बच्चा मेगा ओम में होता है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मेगा ओम हो जाएगी बच्चा, ठीक है ना, 1 मेगा ओम
हो जाएगी। किसकी? रिस्ट स्ट्रिप का जो एक्सेप्टेबल आपका क्या है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 मेगा ओम होती है बच्चा, ठीक है ना, 1 मेगा ओम होती है ये लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि 1 किलो ओम 1 ओम 1 किलो ओम, ये नहीं है, क्योंकि अगर इतना कम करंट होगा, सॉरी इतना कम रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी, ठीक है ना, करंट ज्यादा होगी, तो करंट जाएगी कहां पे? करंट ज्यादा होगी तो वो अचानक आपकी कहां जा सकती है बच्चा? कंपोनेंट में जा सकती है। अचानक कहां जा सकती है? कंपोनेंट में जा सकती है। 10 मेगा ओम ज्यादा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेगा ओम हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस की रिस्ट स्ट्रिप पहनता हूं तो जो मेरी बॉडी का करंट है, वोल्टेज के थ्रू जो करंट जाएगा वो डायरेक्ट कंपोनेंट को खराब नहीं करेगा, ठीक है ना, वो तब तक क्या हो जाएगा बच्चा? ग्राउंड हो जाएगा कंपोनेंट में जाने से पहले। राइट आंसर इज दी सी। ये लो जी, अगला बताओ। ये देखो, ये कह रहा है एसएमडी आईसी पैकेज का प्रकार क्या है, ये पूछा भी, ये किस प्रकार का प्रकार है आपको ये पूछा है। एलसीसी है, पीएलसीसी है, एमएलसीसी है, टीएसओपी है। देखो यहाँ पे मैंने सारे डायग्राम दिखाए आपको। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला एज इट इज, ये एलसीसी है, जिसको बोलते हैं लीड लेस चिप कैरियर, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई लीड नहीं है। यहाँ पे इसी में मार्क बनाए हुए हैं, लीड अलग से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लीड दिख रही है आपको, तो ये कह रहा है प्लास्टिक लीड चिप कैरियर, यानी प्लास्टिक के अंदर लीड निकली हुई है, वो प्लास्टिक के चिप कैरियर है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? एमएलसीसी का हो जाएगा मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर, इस तरीके का होता है। और आ जाएगा आपका टीएसओपी थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज, जो आपका इस तरीके का होता है। तो अगर ये पूछा है तो ये तो यही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? एलसीसी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज दी ए। क्लियर है आपको? बताओ, सारी चीजें दिखा दी है, पीडीएफ जब आपको मिले तो और अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला बताओ। अगला कह रहा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम में उपयोग किए जाने वाले टाका लगाने वाले सोल्डरिंग आयरन की पावर रेटिंग क्या होती है। इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया बच्चा, कहां पे? जो आपका सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग थ्योरी का जो हमने वन शॉट किया था, उसमें मैंने अच्छे से बता दिया था कितना होता है बच्चा, 15 वाट से लेके 35 वाट तक की होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक में इन जनरल सर्किट बना रहे हैं तो वो आपकी जो वाटेज की होती है सोल्डरिंग आयरन, वो 15 वाट से 35 वाट की होती है। 15 वाट से 35 वाट क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 40 वाट 65 वाट कुछ स्पेशल के लिए है, ज्यादा वाटेज बढ़ाते जाओगे वो कुछ स्पेशल के लिए होगी। इन जनरल जो एक ज्यादातर यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन, आपने देखा भी होगा कि अगर आप पावर सप्लाई बना रहे हो, ठीक है ना, तो पावर सप्लाई बनाने में जो सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहे हो ना, वो आपका कितने वाट का आता है? 15 से 35 वाट का आता है, ठीक है ना, 15 से 35 वाट का आता है। अगला कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए। पीजीए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पिन ग्रिड एरे इन एसएमडी। पिन ग्रिड एरे दिख रहा है कहीं पे? ये राज। अगला बताओ। अगला कह रहा है एसएमडी सोल्डरिंग में किस प्रकार के गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया गया है। ये डायग्राम दिया गया था, पूछा था, और मैंने इसके बियॉन्ड इसको थोड़ा सा सही बना दिया है। ये आपका ओवल टिप होता है जो इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा? ओवल टिप है। फिर आपका एक राउंड टिप है, और उसके बाद क्या है आपका? ऐसे मुड़ा हुआ है ना, आगे से इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एंगल्ड टाइप। और आपका इस तरीके से है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? फाइन टिप। उसको क्या बोलेंगे? फाइन टिप। सारी टिपें आपको दिखा रखी है। अगर इससे आपको क्लियरिटी आ रही है इस डायग्राम की बदौलत, चारों डायग्राम मैंने अलग से लगा दिए हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका? एंगल्ड टाइप, ठीक है। राइट आंसर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये लो सारे यहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपको डायग्राम में दिखा रखी है वो कौन सी है? एंगल्ड टाइप होती है। फाइन या जेट टाइप भी आप कह सकते हो इसको। ये फाइन और जेट टाइप की है। सारी मैंने आपको विजुअलाइज करा दी है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो बच्चा, ठीक है। अगला बताओ। अगला कह रहा है एसएमडी आईसी के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन तापमान सेटिंग कितनी होती है। भाई देखो, सोल्डरिंग वर्क स्टेशन यानी जिसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि 100 डिग्री से 200 डिग्री, 200 डिग्री से 250 डिग्री, 250 डिग्री से 280 डिग्री, 280 से 400 डिग्री कितना होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आजकल मॉडर्न टाइप में
मॉडर्न टाइम में या फिर कह लीजिए मॉडर्न टाइप के जो आपके वर्क स्टेशन आते हैं उनमें जो तापमान है वो देखो 230 डिग्री पे आपका मेल्ट होगा। कौन? सोल्डर। सोल्डर क्या होगा? 230 डिग्री पर मेल्ट होगा, ठीक है ना। कौन होगा? सोल्डर। तो अगर 230 डिग्री पे सोल्डर मेल्ट हो रहा है तो उससे ऊपर ही रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे ऊपर रखेंगे तो कितना रखेंगे बच्चा? 250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस। 250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस। पर निम्मी क्या कह रही है? पुराना डाटा ही ले रही है। तो निम्मी कह रही है, मॉडर्न की बात नहीं कर रहे। मुझे ये बताओ कि निम्मी क्या कहना चाह रही है। निम्मी वाला जो वर्क स्टेशन है, जो पुराना वर्क स्टेशन है, उसका तापमान पूछ रही है। वो कितना हो जाएगा? 250 से 280 डिग्री सेल्सियस। ये लो। अब ये मत कहना कि सर सोल्डर को क्यों पिघाल रहे हैं। अगर ये कह रहे हो तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरी क्लास का ना फिर वाट लग जाएगी आप लोगों की। ये मत कहना सोल्डर क्यों पिघाल रहे हैं। क्या जरूरी है सर सोल्डर पिघालने की? हमारा काम ऐसे नहीं हो सकता क्या है? हम कहाँ जाएं सर? तुम एक बार घूम आओ कहीं, हरिद्वार, हरिद्वार जाके घूम आओ कहीं, नेपाल चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। हैं? डिसऑर्डरिंग ब्रेड पीसीबी पर जोड़ से पिघला हुआ फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? बाई कैपलिंग रिएक्शन, बाई हीटिंग द जॉइंट। अगर आपको पिघला हुआ फ्लक्स निकालना है तो और हीट क्यों दोगे? और हीट देने से क्या मतलब है? पिघला हुआ तो हीट देने से तो निकलेगा नहीं ना भाई। लिक्विड तो पहले ही बन गया है, वो लिक्विड तो पहले ही बन गया है, द्रव तो पहले ही बन गया है, तो अब उसको और हीट क्यों दे रहे हो? सोल्डर को सख्त करके अगर उसको पिघालना है और पिघाले हुए को निकाल सकते हैं तो वापस से उसको सख्त क्यों कर रहे हैं? तापमान में वृद्धि करके भी क्या हो जाएगा? वो लिक्विड तो है ही, तो और ज्यादा लिक्विड क्यों कर रहे हैं? उसको क्या करेंगे बच्चा? कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा हम निकालेंगे, ठीक है। कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा हम निकालेंगे, सख्त करके उसको निकाल लेंगे। किससे? पीसीबी के जोड़ से। आप ये समझो कि पीसीबी के जोड़ से अगर आपको किसको निकालना है? फ्लक्स को निकालना है। तो क्या करोगे? देखो छोटे छोटे आपके क्या है बच्चा? छोटे छोटे धातु के तारों से बनी जाली से निकालते हैं। समझो इस चीज को भाई। सपोज करो आपके पास एक टॉवल है, टॉवल जान गए ना, जिसको आप नहाते टाइम यूज करते हो ना। अपना बदन है, अपनी बॉडी है, अपना जो शरीर है उसको पोंछने के लिए, कि पानी को सुखाने के लिए। उस टॉवल का एक किनारा जो है, एक किनारा है, उसको आप एक बार पानी में डुबोना। देखिए पानी में डुबोना क्या होगा? उसको पानी में डुबाने से क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे पानी की बाल्टी रखी हुई है और आपने एक कॉर्नर उसका लिया टॉवल का और उसको पानी में डुबाया, ठीक है, तो पानी ऊपर चढ़ने लग जाता है, पानी उसमें ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो सर ये कौन सी नई बात बता रहे हो? पानी तो वो सोख रहा है, अपने अंदर खींच रहा है। बच्चा मैं यही तो कह रहा हूं कि धातु के छोटे छोटे या छोटे छोटे धातु के तारों से बनी जाली से निकालते कैसे? मान लो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आपका फ्लक्स है, ठीक है। अब वो जाली जब उसके पास में ला रहे हो आप, तो ये इसमें शॉक लेगा, इसमें चला जाएगा और वहां से हम इसको निकाल लेंगे। ये प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है बच्चा? बाई कैपिलरी एक्शन, बाई कैपिलरी एक्शन या केशिका क्रिया के द्वारा निकालते हैं। अगला बताओ। अगला कह रहा है उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसडी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी होती है? हेलमेट का उपयोग करना। हेलमेट का उपयोग क्यों करोगे भाई? यूज मेटल चेन। ईएसडी को नियंत्रण करना है तो ईएसडी कलाई का पट्टे का ही उपयोग करोगे, यानी ईएसडी रिस्ट स्ट्रेप का ही यूज करोगे। किसको बचाने के लिए? ईएसडी को कंट्रोल करने के लिए। अब ईएसडी क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगला बताओ फिर। अगला कह रहा है मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? भाई सीधा ही रखा जाता है तो कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? सोल्डर माउंट टेक्नोलॉजी आपका एसएमडी होता है, ये आपका एसएमडी है। अगर आपको सीधे ही रखना है पीसीबी पर, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्लेस द कंपोनेंट डायरेक्टली ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? ये कह रहा है कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, ये एसएमडी है, एसएमटी है सॉरी। और ये क्या? सेफ्टी तो होगा नहीं। सिलिकॉन मल्टीप्लायर प्रौद्योगिकी ये भी नहीं होगी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी होगी या सोल्डर माउंट होगी? तो ये तो नहीं हो सकता। एसएमडी होती है, एसएमटी के अंतर्गत ही आता है। कौन? आपका एसएमडी।
तो राइट आंसर तो यही हो गया, कौन सा आपका, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। मैंने बता दिया ना कि एसएमटी एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसपे कंपोनेंट्स को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सरफेस पे माउंट कर देते हैं। राइट आंसर इज द बी। बताओ कोई दिक्कत हो रही है तो समझने में बता दो एक बार कि सर हमें तो समझने में दिक्कत हो रही है, हाय दैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कह दो एक बार है, ऐसा कह दो बच्चा है। जल्दी ही आपके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंप्लीट थ्योरी चैप्टर आ जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है ना। थ्योरी को पैरेलली हम रख रहे हैं, तो आप ही लोगों की डिमांड की बदौलत हम क्या कर रहे हैं बच्चा, कंप्लीट जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, निम्मी में क्या थ्योरी दी गई है, सारा का सारा आपको एज इट इज इस लेवल से डिलीवर करूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आने की, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आने की एग्जाम में। अगला बताओ, इस डिवाइस का क्या नाम है भाई, इस डिवाइस का क्या नाम है, ये जो आपके डिवाइस है इसका क्या नाम है, इसमें कंट्रोल हम कर सकते हैं किसको, टेम्परेचर को, और जिसमें कंट्रोल किया जा सकता है टेम्परेचर को, ठीक है ना, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, वो क्या होता है बच्चा, इंसुलेशन टेस्टर नहीं, एसएमडी कार्य के अंदर एसएमडी वर्क स्टेशन ही होता है बच्चा, ठीक है, एसएमडी वर्क स्टेशन ही होता है, सिग्नल जनरेटर नहीं होगा, माइक्रो कंट्रोलर ये नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ, ये क्या है भाई, टूल का नाम बताओ, देख करो देखे हैं, बता दो यार, इसका तो बता ही दोगे, इस टूल को देख के क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्मिंग टूल है, मोनोकोल मैग्नीफायर है, हीटेड ट्विजर है, ये तो गर्म चिपटी है ना, क्या काम हो सकता है इसका, क्या काम हो सकता है भाई, ट्विजर का काम क्या होता है, ट्विजर का काम क्या होता है, कंपोनेंट्स को पकड़ना या निकालना, ठीक है, दोनों काम है, और लिख दूं या की जगह और लिख दूं ना, और लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपकी ट्विजर है वो क्या करती है, कंपोनेंट्स को पकड़ती भी है और निकालती भी है। सर निकालती कैसे है, समझे नहीं, मान लो आपके पास एक पीसीबी है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और इसको आपने सोल्डरिंग कर रखा है। अब आप क्या करोगे, अगर ये टीएसटी है, थ्रू होल टेक्नोलॉजी की पीसीबी है जिसमें कंपोनेंट को हम लगाते हैं और पीछे से उनकी सोल्डरिंग करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनके पीछे जो सोल्डरिंग हुई हुई है, ठीक है ना, इसके पीछे जो सोल्डरिंग हुई हुई है उसको मैं गर्म करूंगा, किसके द्वारा, सोल्डरिंग आयरन की मदद से, और जब वो गर्म हो जाएगा, पिघलेगा, तो इसको पकड़ के ट्विजर से मैं खींच लूंगा। अब सपोज करो वहीं पे मेरे पास ये है कौन सी, हीटेड ट्विजर, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एसएमडी की बात करूं तो उसके सरफेस पे लगा रहता है, मान लो यहां से लेके यहाँ एक पैड है और इस पे क्या है बच्चा, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, तो अब मैं गर्म ट्विजर से इसको पकड़ूंगा तो ये गर्म हो जाएगा, पिघलेगा सोल्डर, और इसको उठा के यहाँ रख लूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, रजिस्टर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रजिस्टर आ जाएगा। तो कंपोनेंट को मैं निकाल सकता हूँ बिना किसी सोल्डर आयरन की मदद से, क्योंकि ये खुद गर्म होती है, सप्लाई दोगे तो गर्म होगी तो सोल्डर पिघलेगा और कंपोनेंट को मैं निकाल सकता हूँ। अगला बताओ, अगला कह रहा है एसओआईसी पैकेजिंग में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार के किया जाता है, गुल विंग लीड्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये बनाई जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी बनाई जाती है बच्चा, ये बनाई जाती है, और इसको फिर अगर आपकी लीड काट देते हो तो वो कौन सी बन जाती है, प्लेट बन जाती है। समझा रहा हूं, देखो कैसे, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपकी कौन सी है बच्चा, पेड सिन लीड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ज्यादा टिल्ट नहीं है, यानी थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है, थोड़ा सा फैला हुआ है। उसके बाद गुल विंग लीड्स है, तो वो देखो ऐसे कर्व बन के फिर नीचे से वापस हुई है, यानी इसमें मैं देखूं तो इतना सही है, ठीक है, और अगर यहाँ देख रहा हूं तो पूरी नीचे आके फिर ऐसे हुई है, पूरी नीचे आके फिर, यानी एक कर्व ज्यादा है। फिर इसमें देख रहा हूँ फ्लैट लीड में तो एकदम सीधा है, यानी कर्व नामांतर का है, फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है। और बॉल पिच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉल टाइप बने हुए हैं, बॉल टाइप बने हुए चारों तरफ, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है बच्चा, एसओआईसी है और टाइप है लीड्स के, ठीक है। अब एक चीज ध्यान वाली, सुन लो ध्यान से, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि ये मोल्ड होके थोड़ा कर्व होके फिर नीचे आके फिर वापस सीधी हुई है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब प्लेट वाली देखो क्या है कि थोड़ा सा ही कर्व है, बाकी सीधी की सीधी है, तो अगर मैं इसको सीधा करूं तो इसको उठा के ऊपर करूं तो ये फ्लैट बन जाएगी। तो गुल विंग लीड्स को मैं अगर थोड़ा सा उठा के सीधा कर दूं तो वो फ्लैट टाइप की लीड बन सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है बच्चा, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें आपको मैं दिखा दी है,
और बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी तो उस दौरान और देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है कौन से एसएमडी आईसी को गुल विंग प्रकार में कटौती और झुकाव के लिए शीशा बनाने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है। टीएसओपी फ्लैट पैकेज, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन आ गया बच्चे, ठीक है ना। यानी कि जो गुल विंग प्रकार की कटौती करना या उसके झुकाव के लिए शीशा बनाने वाले उपकरण के में आवश्यकता होती है, वो किसकी होती है? फ्लैट वाले की, ठीक है ना, फ्लैट वाले की होती है। अगर आप फ्लैट वाले को भी थोड़ा सा, जैसे मान लो फ्लैट वाला ऐसा ही है, तो उसको भी अगर आप बनाओगे मोड़ के तो वो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। या फिर इसको भी आप सीधा करोगे तो वापस वो इस तरीके से बन सकता है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये, ठीक है। बाकी पिन ग्रिड में तो पिन होती है, लीडेड चिप में लीडेड चिप कैरियर ये भी नहीं होगा और टीएसओपी भी नहीं होगा। अगला बताओ, अगला कह रहा है सेरेमिक एसएमडी आईसी पैकेज का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सेरेमिक आईसी पैकेजिंग का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखो, फाइबर पैकेज होगा या प्लास्टिक पैकेज होगा या ग्लास होगा, तो फाइबर पैकेज तो होता ही नहीं है, ये तो किसी प्रकार की कोई पैकेजिंग होती नहीं है, तो आपका ये तो अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। अब मेटल की बात कर रहे हैं तो वो सेरामिक का नहीं होता, मेटल का नहीं हो सकता, ठीक है ना। मेटल है वो सेरामिक का नहीं हो सकता, और ग्लास है वो भी नहीं होता, ठीक है ना, ग्लास है वो भी नहीं होता। कौन होता है बच्चा? प्लास्टिक का पैकेज है, वो किसका रिप्लेसेबल है या किसका अल्टरनेटिव है? आपका सेरेमिक का, सेरेमिक पैकेज का, ठीक है ना, सेरेमिक पैकेज का। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा, ये लो। अगला बताओ, अगला कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बम्पर्ड कॉर्नर ऑफ बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैक बी क्यू एफ पी? बी क्यू एफ पी में आपके बम्पर्ड है, ठीक है ना, बम्पर्ड है, उनका यूज क्या है, उसका काम क्या है, ये पूछ रहा है। बम्पर्ड का काम क्या है? इसको आप ऐसे रखो भी, देखो ट्रैक्टर आपने देखा होगा, ट्रैक्टर, ठीक है ना, कोई गाड़ी देखी होगी, उसके आगे बम्पर लगाया जाता है, वो क्यों? ताकि वो उस गाड़ी की सेफ्टी कर सके, ठीक है ना। यानी कि वो किसी गाड़ी किसी से भिड़ रही है तो उसको, गाड़ी को नुकसान ना हो, बम्पर को नुकसान हो जाएगा। तो अगर चारों तरफ मान लो एक आईसी इसके चारों तरफ ऐसे बम्पर्स लगाए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जो लीड है ना, यहाँ पे जो लीड्स है उनकी रक्षा करेगी। कौन? ये बम्पर्ड, इसको बोलते हैं भाई बम्पर, ठीक है ना। तो चारों कॉर्नर्स में बम्पर्ड लगाए रहते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? आईसी लीड की रक्षा करती है, ठीक है ना, लीड की रक्षा करती है। हीट को नष्ट करने के लिए तो हीट सिंक का यूज होता है, ठीक है ना। कंपन को ये नहीं रोकती है, यांत्रिक शक्ति भी ये नहीं देती है। यांत्रिक शक्ति कैसे देगी भाई? मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ी देगी इसको, ये तो सिर्फ किसको दे रही है? हाँ, इसको कह सकते हैं, इसको शक्ति, यांत्रिक शक्ति भी नहीं कह सकते ना, इसकी रक्षा कर रही है। तो इसको पूरे को, ये तो पूरी आईसी होगी मान लो आपकी, तो इसको कैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे सकती है वो? ये तो सिर्फ लीड की रक्षा करती है। कौन? आपका बम्पर। अगला बताओ, एसओआईसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चा? स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये लीजिए, ठीक है। ये बता रखा है क्वेश्चन, जब मैं निम्मी के क्वेश्चंस करवा रहा था ना, जब आईटीआई वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, तब मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अगला बताओ, ये लो जी, आ गया ना। देखो इस तरीके से बम्पर निकले हुए हैं और यहाँ पे जो लीडें लगी हुई है, जो अभी मैंने बताया था, तो ये क्या कर रही है बच्चा? रक्षा करती है किसकी? लीडों की, लीड्स की सेफ्टी के लिए। कौन यूज होता है? बम्पर। और जिसमें बम्पर है उसको क्या बोला जाता है बच्चा? बी क्यू एफ पी बोला जाता है, ठीक है ना, बी क्यू एफ पी बोला जाता है, बी क्यू एफ पी बोला जाता है जिसमें बम्पर होता है। अगला बताओ, एसएमटी का पूरा नाम बताना पड़ेगा कि भाई कर लोगे? ये तो कर ही लोगे ना भाई। एसएमटी का पूरा नाम क्या होता है? एसएमडी का पूरा नाम क्या होता है? दोनों चीजें बता दी आपको, कर लोगे ना। एसएमटी क्या होता है, एसएमडी क्या होता है? चलो अगला बताओ फिर। ये कह रहा है आयनाइजर्स का उपयोग क्या है? आयनाइजर्स का उपयोग क्या होता है भाई? आयनाइजर क्या होता है बच्चा? सुन लो, आयनाइजर क्या होता है? एक प्रकार की डिवाइस है, ठीक है, एक प्रकार की डिवाइस है। जैसे मान लो हीटर का क्या काम होता है? सर हीटर का काम है खाना बनाने। मैं ये कह रहा हूँ हीटर का काम है हीट देना, ठीक है। अब उस हीट से आप कोई भी काम कर सकते हो, नो मैटर। मान लो सर्दी है
विंटर्स है और आपने कमरे में हीटर लगा रहा है तो इट मींस क्या हो जाएगा, वो गर्मी दे रहा है तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हीटर क्या करता है, गर्मी देता है। ठीक उसी प्रकार आयनोनाइजर एक डिवाइस है जो क्या करती है, हमें आयंस देती है, आयंस देती है। ठीक है, और आयंस कौन से है बच्चा, पॉजिटिव भी देती है और नेगेटिव भी देती है। ठीक है, यानी कि मैं कहीं काम कर रहा हूं और वहां पे ऑलरेडी वहां पे आयंस है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी चीज को नुकसान पहुंचाने का सेंस क्या हो गया कि वहां पे अगर आपका एसएमडी का माहौल है, एसएमटी का माहौल है, ठीक है, तो वहां पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही क्या होते हैं बच्चा, सेंसिटिव होते हैं। तो मेरी बॉडी के जो आयंस है या उस वातावरण में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस सेंसिटिव कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहां पे मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है, आयनाइजर रख रखा है, डिवाइस रख रखी है जो आयंस देती है। यानी उस माहौल में क्या है बच्चा, अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इसके पॉजिटिव के साथ कोलैप्स कर लेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर वहां पे नेगेटिव आयंस है, सॉरी वहां पे पॉजिटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव हो गया ना, अगर वहां पे पॉजिटिव आयंस है तो इस आयनाइजर के नेगेटिव आयन से क्या कर लेगा, अपने आप को खत्म कर लेगा, जोड़ लेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ईएसडी में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर बहुत सारे आयन है उनको खत्म करने के लिए आयनाइजर का यूज करते हैं। वातावरण में नमी को कंट्रोल करना इसका यूज नहीं है, काम के माहौल में ईएसडी को कंट्रोल करना इसका काम है। और क्या हो जाएगा, वोल्टेज और अणुओं को कम करने के लिए भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू कंट्रोल ईएसडी इन वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, अगला बताओ, अगला बताओ, टीनिंग क्या होती है भाई, टीनिंग क्या होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, सोल्डरिंग आयरन जानते हो क्या होता है, ठीक है ना, सोल्डरिंग आयरन जानते हो क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहूं आपको सोल्डर जानते हो क्या होता है, तो आप कहते हो सर जानते हैं, ठीक है। मैं कहूं आपको फ्लक्स जानते हो क्या होता है, तो आप कहते हो सर जानते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं सोल्डरिंग कर रहा हूं, कोई मेरे पास एक पीसीबी है, ठीक है ना, पीसीबी। अब मैंने क्या करा, एक रजिस्टर लगाया है उसपे, एक डायोड लगाया है उसपे, और दोनों के कंपोनेंट पीछे की तरफ मैंने निकाल लिए हैं, दोनों के कंपोनेंट मैंने पीसीबी के पीछे की तरफ निकाल लिए हैं। और यहाँ से मैं जितना टर्मिनल है एक्स्ट्रा उसको कट कर दूंगा और यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करूंगा, यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, थोड़ा सा पहले इस पे फ्लक्स लगाऊंगा, ठीक है, फिर मैं इस सोल्डरिंग आयरन को इसके पास लाऊंगा, जैसे मैं ठीक इसी प्रकार जैसे पेन ला रहा हूँ ऐसे पास लाऊंगा, और फिर सोल्डर उठाया और यहाँ पे लगाऊंगा और हटा लूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा और हटा लूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा और हटा लूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा और हटा लूंगा। क्या हुआ, आप कह रहे हो सर सोल्डरिंग हो गई है, हो गई है, समझ में आ गई बात। अब अगर मैंने ये सोल्डरिंग नहीं करी और मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, ये जो सोल्डर वायर है पहले इस पे लगा रहा हूं थोड़ा सा, इसको मैंने सप्लाई दी, सप्लाई देने से ये क्या हुआ है बच्चा, गर्म हुआ है, तो इस पे मैंने सोल्डर वायर ऐसे लगाया थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा। इस लगाने को बच्चा क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं। आयरन पर सोल्डर लगाना, फ्लक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, सोल्डर लगाना, ठीक है। लोहे की नोक को साफ करना नहीं, लोहे की नोक को बदलना नहीं, लोहे की नोक पर थोड़ा फ्लक्स पिघलाएं या फिर आपका लोहे की नोक को हटा दे, नहीं ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल्ट लिटिल सोल्डर इन द टिप ऑन द आयरन। तो क्या करेंगे, सोल्डर को हम पिघलाएंगे थोड़ा सा कस पे, इसकी टिप पे, उसको हम टिनिंग बोलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बताओ, बाकी फ्लक्स का क्या यूज होता है, समझ में आ रही है आपको बात। फ्लक्स का क्या यूज होता है, ऑक्सीडेशन की लेयर को रिमूव कर देता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन की लेयर वो नहीं बनने देता है। ईएसडी घटना के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है, ईएसडी के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, यांत्रिक होता है, नहीं होता है, ड्रिपिंग इफेक्ट होता है, नहीं होता है, लेटेंट एप्रकट दोष होता है, ठीक है ना, एप्रकट या लेटेंट उसको कह सकते हैं, टॉम्बस्टन दोष भी नहीं होगा। एप्रकट का मतलब हो गया दिखाई ना देने वाला, दिखाई ना देने वाला। भाई मुझे बताओ कि आपने किसी सेंसिटिव आईसी को छुआ और वो छूने से आपकी आईसी डैमेज होगी, क्या आपको दिखा कि कौन सा दोष हुआ उसमें, अरे वो कौन सा दोष है, किसके कारण डैमेज हुई है, वो आपका ईएसडी के कारण, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो
स्टैटिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, जिसको आपका एक्स्ट्रा वोल्टेज आपकी बॉडी का वो ही खत्म कर देता है, वही आईसी का सत्यानाश कर देता है। अगला बताओ, अगला कह रहा है हाउ टू मिनिमाइज द कॉजेज ऑफ ईएसटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ डिवाइस। उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसटी के कारण को कैसे कम करें। ईएसटी का कारण कैसे कम हो सकता है भाई, कैसे कम हो सकता है, सोचो भाई, चार ऑप्शन है। ईएसटी को कैसे खत्म किया जा सकता है। एडी ग्राउंड यूज फॉर हील, एडी ग्राउंडिंग करके, आपकी हील है उसको ग्राउंड करके। यूज ईएसटी कंट्रोल फुटवेयर, जूते पहनकर, ठीक है ये बात सही है। सामान्य फुटपेंट का उपयोग करके नहीं, प्लास्टिक की पोशाक सामग्री पहन के नहीं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कौन सी है, ईएसटी कंट्रोल्ड फुटवियर पहनेंगे तो उससे आपकी ईएसडी है वो क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो सकती है। अगला बताओ, अगला कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कॉजेज टू डिवाइस ड्यू टू ईएसडी। ईएसडी के कारण होने वाले दोषों का परसेंटेज क्या है ईएसडी के कारण। भाई ईएसडी है ना, ईएसडी वो सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आप कहते हो सर सेंसिटिव कंपोनेंट्स है ना उसमें, यही बात है बच्चा। तो सेंसिटिव कंपोनेंट्स है, इट मींस कहां वर्क हो रहा है सारा का सारा एसएमडी पे। तो एसएमडी में जितनी आपकी ईएसडी फर्क पटकती है या फिर फर्क पड़ेगा उससे, उसका टेक्नोलॉजी थ्रू होल में नहीं पड़ेगा, ईएसडी में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। थ्रू होल टेक्नोलॉजी में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपका एसएमडी में देखने को मिलता है, क्योंकि सेंसिटिव कंपोनेंट कहां होते हैं सबसे ज्यादा, एसएमडी में, ठीक है। तो यहाँ एसएमडी में कौन इफेक्ट कर रहा है ज्यादा, ईएसडी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। इट मींस 60 to 90% डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, 60 to 90% डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है स्थिर आवेशों से बचाने के लिए प्रवाह के जूता कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। रेसे का, कॉपर का, प्लास्टिक का। देखो रेसे की सामग्री नहीं बनाएंगे, कॉपर का वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि कंडक्टिव है, ठीक है ना। प्लास्टिक का बनाएंगे या फिर पॉलीप्रोपिलीन। तो जूते का कवर बनाना है किसको बचाने के लिए, स्थिर आवेशों से बचाने के लिए, तो पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग हम करेंगे। उसका सोल या कवर बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चा, पॉलीप्रोपिलीन का यूज हम करेंगे ताकि ईएसडी से हम सुरक्षा पा सके। क्लियर है कि नहीं, ये बता दो बच्चा, क्लियर है कि नहीं है। चलो फिर अगला बताओ, अगला कह रहा है एसएमडी में वोल्डिंग का क्या कारण है। वोल्डिंग का मतलब क्या होता है, देखो समझो पहले तो, वोल्डिंग का मतलब हो जाएगा कि उसमें थोड़ा थोड़ा क्या बन गया बच्चा, गैप रह गया। जैसे मान लो किसी भी चीज को आप ठंडा करते हो, जैसे आपने किसी जॉइंट को ठंडा किया है और उसको ठंडा करने में कोई दिक्कत हो गई, यानी प्रॉपर टाइम नहीं दिया है या जल्दी टाइम में उसको ठंडा कर दिया है, तो उसके कारण क्या है वो जॉइंट सही नहीं बनेगा। सही नहीं बनेगा इन द सेंस क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा गैप रह जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा गैप रह जाएगा उस जॉइंट में, जहां से वो अच्छे से बनना था वो नहीं बनेगा, गैप रह जाएगा। तो वोल्डिंग का क्या कारण है भाई, डैमेज वायरिंग होती है क्या, वायरिंग डैमेज हो जाती है कि नहीं होती है। डैमेज कंपोनेंट भी खराब नहीं होगा। क्षतिग्रस्त जॉइंट स्ट्रेंथ, सही बात है, प्रतिबंधित वोल्टेज स्ट्रेंथ नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डैमेज जॉइंट स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो ताकत है जॉइंट की, किसकी, जॉइंट की, वो क्या हो जाएगी बच्चा, खराब रह जाएगी, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। किसके कारण, वोल्डिंग से। और वोल्डिंग का मतलब क्या है, गैप रह जाना, ठीक है ना, गैप रह जाना। अगला बताओ, ठीक है भाई, दूसरा सेक्शन आ गया। अब रिफ्लो सोल्डरिंग और कोटिंग की हम बात करेंगे। हमने एसएमडी किया है और एसएमडी में आपका रिफ्लो है, तो मशीन से सोल्डरिंग हो रही है उसकी बात करेंगे, और डीएसओ इससे पहले हमने कवर कर ही लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या होती है। यानी रिफ्लो सोल्डरिंग एंड कोटिंग, इसकी हम बात करेंगे सेक्शन में पूरे में। तो रिफ्लो का मतलब क्या हो जाएगा, देखो समझो, रिफ्लो यानी इसमें बल्क में, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, एक पीसीबी है, ठीक है ना, इसमें हमने क्या कर दिया, अभी पेस्ट लगा दिया है, सोल्डर पेस्ट, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फिर कंपोनेंट रख रहे हैं, कंपोनेंट्स रख रहे हैं। सोल्डर पेस्ट लगाया, कंपोनेंट रखे, फिर इसको क्या दिया हमने, हीट दी, यानी हमने क्या दिया बच्चा, टेम्परेचर दिया। और जैसे हमने टेम्परेचर दिया, फिर क्या हो जाएगा, ये पिघल कर उस कंपोनेंट्स को चिपका लेगा अपने ऊपर, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी इसकी क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे इसको, और कूलिंग करने के बाद ये तैयार हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। क्लियर होगी नहीं बात, एक बार बता दो बच्चा, क्लियर होगी क्या ये बात।
तो रिप्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या है, यानी जो सोल्डर का पेस्ट है वो कैसा होता है। यानी हमने बताया तो था कि यहाँ पे पेस्ट लगाया जाता है, ठीक है ना, पेस्ट लगाया जाता है, पर वो पेस्ट लगाया जाता है वो कैसा होता है, वो टिन और लेड का होता है, नहीं होता है, वो टिन लेड और फ्लक्स होता है, नहीं होता है, वो पाउडर सोल्डर और फ्लक्स होता है। कौन सा होता है, पाउडर्ड सोल्डर फ्लक्स होता है जो इस पे लगाया जाता है, ठीक है। रोजिन कॉर्ड फ्लक्स भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। ये लीजिए अगला बताओ। अगला कह रहा है टू पोर्ट थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में कौन सी कन्फर्मल कोटिंग का सामग्री का उपयोग किया जाता है। एपॉक्सी रेजिन का, एक्रेलिक रेजिन का, सिलिकॉन रोल का, या फिर पॉलीयूरेथीन रोल का। किसका किया जाएगा बच्चा, एपॉक्सी रेजिन। यानी ये दो मटेरियल से बना है, या यूं कह लीजिए टू पोर्ट है, यानी एक आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रेजिन है, ठीक है, और एक प्लस क्या हो जाएगा इसमें, हार्डर है। हार्डर का मतलब क्या हो गया, यानी रेजिन और ये हार्डर दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सख्त कोटिंग बन जाएगी, उसको आपको एपॉक्सी रेजिन कहते हैं, ठीक है ना, एपॉक्सी रेजिन कहलाती है। एक्रेलिक रेजिन क्या है, इसको आसानी से हटा सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं, तो ये उतनी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। बाकी ये सिलिकॉन रोल और पॉली यूरेथीन रोल भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। ये लो अगला बताओ। अगला बताओ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचो और फिर करो, क्या हो जाएगा। सोच लिया सर, सोच लिया हमने, तो देखो भाई ये कह रहा है स्टेनलेस स्टील का होता है क्या है, पीसीबी छेद ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल बिट बनाने के लिए। पीसीबी में अगर आपको छेद करना है, पीसीबी में अगर आपको छेद करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा, स्टेनलेस स्टील का नहीं होगा, हाई स्पीड स्टील का नहीं होगा, उच्च कार्बन स्टील का होगा, या फिर आपका सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड का होगा। तो किसका हो जाएगा बच्चा, ठोस लेपित टंगस्टन कार्बाइड का हो जाएगा, सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड का। ये बहुत ही क्या होता है बच्चा, सॉलिड होता है, या मैं कहूं कठोर होता है, ठीक है ना। तो ये कठोर होने से क्या हो जाएगा, इसमें है ना जो सुराख करने हैं, जो सुराख करने हैं, अगर मान लो मैं स्टेनलेस स्टील का यूज करूंगा, और कौन कहां सुराख कर रहे हैं, मतलब पीसीबी में कर रहे हैं, कोई लोहे की चद्दर या दीवार में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पीसीबी में कर रहे हैं। तो पीसीबी में करने के लिए ये बिट है, ये साइज इसकी छोटी आएगी, छोटी आएगी, ये भी ध्यान रखो। तो अगर मैं यूज कर रहा हूँ स्टेनलेस स्टील को, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो ड्रिल कर दे क्या फिर पे पीसीबी में, और वो भी सेफली। तो मैं यूज किसका कर रहा हूँ बच्चा, सॉलिड कोटेड टंगस्टन कार्बाइड का यूज कर रहा हूं, ताकि वो बहुत हार्ड होता है तो पीसीबी में वो इजीली क्या कर देगा बच्चा, होल कर देगा बच्चा। ये लो अगला बताओ। अगला कह रहा है पीसीबी पर टांका लगाने वाले प्रतिरोधक, कैपेसिटर और डायोड के लिए पेड़ की चौड़ाई कितनी होगी। भाई पेड़ होता क्या है, पहले तो ये बताओ, पेड़ का मतलब क्या होता है। पेड़ का मतलब वो जगह, वो जगह जहां एसएमडी कंपोनेंट माउंट होता है, माउंट होता है, ठीक है, वो पेड़ है। तो उस पेड़ की चौड़ाई या फिर उसका आकार कितना होता है वो देखो, वो 50 तो 1000 होता है, और 1000 यहाँ पे जो ये यूनिट लिखी हुई है इसका मतलब समझो, यानी ये 1/100 टाइम किसका होता है, इंच का होता है, ठीक है ना। तो यानी मैं लिख सकता हूँ THU बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 0.001 इंच, ठीक है ना। तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 50 टो, 60 टो, या फिर आपका 700, या फिर आपका 80 टो, कितना होता है, तो वो आपका कितना होता है बच्चा, 72। निम्मी के अकॉर्डिंग देखें तो कितना होता है, 72। अगर इंच में आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 70 इंटू 0.001, और ये क्या बन जाएगा बच्चा, 0.70, 0.070 इंच, ये चौड़ाई होती है पेड़ की। ये लो, ठीक है, ना तो आपका 80 होता है, ना आपका 60 होता है, ना आपका 50 होता है, ठीक है। और आजकल जो चौड़ाई बन रही है वो कितनी है बच्चा, आज मॉडर्न टाइम में और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है, और ज्यादा साइज छोटी हो रही है, तो चौड़ाई कितनी है,
और निम्मी क्या बोल रही है, ये लो। अगला बताओ, विच कलर ऑफ सोल्डर मास्क इट यूज्ड इन पीसीबी। पीसीबी में सोल्डर मास्क का कलर कैसा होता है, कैसा होता है, देखा होगा भी हरा कलर होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, हरा कलर होता है, किसका, सोल्डर मास्क का, ठीक है ना, सोल्डर मास्क का हरा कलर होता है पीसीबी में। आपने एक पीसीबी देखी होगी जिसमें हरे कलर की पूरी परत दिखाई हुई रहती है, तो वो क्या है, सोल्डर मास्क, यानी जो सोल्डर है उसके ऊपर क्या लगा दिया बच्चा, मास्क लगा दिया या फिर कोटिंग कर दी है। वो किस कलर की होती है, आपके हरे कलर की होती है बच्चा, ठीक है। पीसीबी पर ड्यूल इन लाइन डीआईएल घटकों को मिलाप के लिए पेड़ का आकार क्या होना चाहिए, ओवल होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। किसके लिए, घटकों के मिलाप के लिए कैसा होना चाहिए भी, ड्यूल इन लाइन, यानी दो घटक एक साथ जुड़े हुए हैं, उनको मिलाने के लिए हम कौन सी लाइन का यूज करेंगे, कौन से आकार का यूज करेंगे बच्चा, राउंड का करेंगे, स्क्वायर का करेंगे, रेक्टेंगल का करेंगे या ओवल का करेंगे। तो हम करते हैं बच्चा ओवल अंडाकार, ठीक है ना, ओवल या फिर अंडाकार इस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है ना, गोल नहीं करते हैं, ठीक है, और आपका स्क्वायर नहीं करेंगे और आपका रेक्टेंगल आयत भी नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे बच्चा, ओवल करेंगे। अगला बताओ, अगला कह रहा है कन्फर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है, सॉल्वेंट से हटाई जाती है, छिलना या फिर माइक्रो ब्लास्टिंग या फिर मैकेनिकल रिमूविंग, किससे होता है अभी, देखो छिलके नहीं हटा सकते, विलायक या फिर सॉल्वेंट से नहीं हो सकता, यांत्रिक निष्कासन मैकेनिकल रिमूवल नहीं होगा, माइक्रो ब्लास्टिंग होगी, छोटे छोटे ब्लास्ट करने पड़ेंगे, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मल की कोटिंग है उसको रिमूव हम कर सकते हैं, कहां से, एपॉक्सी के लिए, ठीक है। अगला बताओ, कम नमी अवशोषण के साथ कौन सा कन्फर्मल लेप लगाना और हटाना आसान होता है, बताया था बच्चा, एक्रेलिक रेजिन है, इसको आसानी से हटाया जा सकता है, इजीली रिमूवेबल, आसानी से हटाया जा सकता है, सिलिकॉन रोल, एपॉक्सी रीजन, पॉलीपैरासिलिन ये नहीं है, ठीक है ना। अगला बताओ, पीसीबी पर कौन सा सुरक्षात्मक रासायनिक लेप लगाया जाता है, लाह का लगाया जाता है, पीवीसी कोटिंग लगाई जाती है, तामचीनी वॉर्निश लगाया जाता है या पॉलीमर फिल्म कोटिंग लगाई जाती है। अगर आपका रासायनिक लेप है और किसके रूप में, पीसीबी पर कौन सा रासायनिक लेप लगाया जाता है, तो लाह नहीं है, पीवीसी कोटिंग भी नहीं हो जाएगी, तामचीनी वॉर्निश नहीं लगाया जाता, पॉलीमर फिल्म की कोटिंग की जाती है, ठीक है ना, पॉलीमर फिल्म की कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। ये क्या करेगा भाई, सेफ्टी देगा उसको, ठीक है ना, सेफ्टी देगा या फिर मैं कह सकता हूं प्रोटेक्शन देगा। ये अगला, सर कितने क्वेश्चन करेंगे, क्लास लंबी होती जा रही है बच्चा, 20 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन और करेंगे फिर आपकी क्लास का दी एंड कर देंगे। अगला कह रहा है लिप्लो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा होता है, तो देखो सबसे पहले जोन की अगर बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे गर्म जोन ये फर्स्ट जोन हो जाएगा, ठीक है ना, और पहले में अगर मैं इसमें से पहला देख रहा हूं तो बाकी तो आपको भी पता है, सबसे पहला क्या हो जाएगा बच्चा, उस पर लेप लगाना, पेस्ट लगाना, ठीक है, पर अगर ऑप्शन में देख रहा हूं तो ये फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका कूलिंग जोन होता है, ये लास्ट जोन होता है, तो मैं यहां करूं तो फोर्थ हो जाएगा क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। थर्मल शॉक जोन हो जाएगा या फिर रिफ्लो जोन हो जाएगा, रिफ्लो जोन कौन सा हो जाएगा बच्चा, थर्ड जोन हो जाएगा और ये आपका सेकंड जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अंतिम जोन कौन सा है, यानी कूलिंग जोन क्या हो जाएगा बच्चा, अंतिम जोन है ये लो। अगला बताओ, रिप्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में दूसरा चरण कौन सा होता है, दूसरा चरण कौन सा होता है, अगर इन 4 में से हमें देखना है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, रिप्लो जोन होता है क्या, दूसरा नहीं होता, यानी सबसे लास्ट जोन तो ये है, तो इसको फोर्थ नंबरिंग कर दूं, यानी लास्ट में तो हम ठंडा ही करते हैं, ठीक है। रिप्लो उसकी ठंडा किसके बाद करेंगे, रिप्लो के बाद, तो इसको मैं थर्ड दे दूं बच्चा, ठीक है। अब दूसरा पूछा है तो थर्मल शॉक जोन होता है या प्री हीटिंग जोन होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, पहले हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला बताओ, अगला कह रहा है रिप्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा चरण कौन सा हो जाएगा, रिप्लो जोन होता है क्या, नहीं ये तो छोटा सा जोन होता है, इसमें रिप्लो जोन में सबसे लंबा नहीं होता, रिप्लो जोन लंबा नहीं होता क्योंकि देखो सब कुछ है, पहले मैं पीसीबी पे पेस्ट लगाऊंगा, ठीक है ना, कंपोनेंट रखूंगा, ठीक है, उसको प्री हीट करूंगा, फिर कंपोनेंट्स उस पर रख दिए हैं, सारी पीसीबी पे वो टेम्परेचर हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद मैंने उसको है रिफ्लो किया है, रिफ्लो के जस्ट मतलब कुछ सेकंड्स में वो हो जाएगा, कंपोनेंट उसमें माउंट हो जाएंगे, उसके बाद कूलिंग जोन में उसको ले जाएंगी। तो ये रिफ्लो वाला जोन तो बहुत शॉर्टेड होता है और ज्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है। कूलिंग जोन भी ज्यादा लंबा नहीं होता है, तो दोनों तो नहीं है। अब आपके पास थर्मल शॉक जोन है और पहले से गर्म जोन है, कौन सा हो जाएगा भाई? थर्मल शॉक जोन होता है या प्री हीट जोन होता है? तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? तो कौन सा होता है? प्री हीटिंग जोन है, वो सबसे लंबा होता है बच्चा। चलो अगला बताओ। अगला कह रहा है रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्री हीट जोन में तापमान के रैंप अप दर क्या है? यानी प्री हीट जोन के बाद हम टेम्परेचर कितना चेंज करेंगे, प्री हीट जोन के बाद हम टेम्परेचर कितना चेंज करेंगे, उसकी रेंज पूछिए। क्या हम डायरेक्ट 11 डिग्री से 20 डिग्री चले जाएंगे? नहीं। क्या हम 6 डिग्री से 10 डिग्री का वेरिएशन देंगे? नहीं। 4 डिग्री से 5 डिग्री का देंगे? नहीं। 1 से 3 डिग्री का वेरिएशन देंगे। यानी रैंप अप दर कितनी हो जाएगी बच्चा? 1 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। अगला बताओ। अगला कह रहा है विच इज द कॉमन मेथड ऑफ अटैचिंग सरफेस माउंट कंपोनेंट्स टू द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर सतह माउंट घटकों को संलग्न करने की सामान्य विधि कौन सी है? वेव सोल्डरिंग, मैनुअल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग स्टेशन, रिफ्लो, कौन सी हो जाएगी? अगर एसएमडी की बात कर रहा है तो एसएमडी के लिए कौन हो जाएगा बच्चा? रिफ्लो सोल्डरिंग, ठीक है। अगला बताओ। अगला कह रहा है, ये क्वेश्चन इसरो में पूछा था भैया ना, अभी जो पेपर हुआ था ना इसरो का, उसको भी सोल्व कर लेना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरा एक बेहतरीन लेवल का इसरो का पेपर हुआ था, सेक, इसरो सेक का पेपर हुआ था, ठीक है ना। इसरो सेक 2026 कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन दिया है बच्चों, ठीक है ना। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन दिया है, तो उस वीडियो की भी आप जाके देख लीजिएगा। वहां देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए नए हैं और एक लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्यूशन दिया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पीसीबी पर सोल्डर मास्क प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? अभी क्या है, इजी सोल्डरिंग हो जाती है? नहीं। रिमूव कन्फर्मल कोटिंग, कन्फर्मल कोटिंग को हटाने के लिए? नहीं, इसका हटाने के लिए थोड़ी होता है। प्रोवाइड कन्फर्मल कोटिंग? नहीं, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चा? प्रिवेंट शोल्डर ब्रिज, यानी शोल्डर के ब्रिज ना बने, इसके लिए हम क्या करते हैं? शोल्डर का मास्क इस पे लगाते हैं, या शोल्डर मास्क उस पे लगाते हैं। उसका कलर पूछे तो शोल्डर मास्क का कलर कैसा होता है? तो कैसा होता है बच्चा? ग्रीन होता है, ये भी बताया था आपको, ठीक है ना, ग्रीन होता है। अगला बताओ। अगला कह रहा है घटकों के प्रतिस्थापन के लिए पीसीबी पर शोल्डर मास्क कैसे हटाया जाता है? घटकों के प्रतिस्थापन के लिए, यानी घटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो पीसीबी पर शोल्डर मास्क को कैसे हटाया जाएगा? माइक्रो ब्लास्टिंग से, पिसना और खुरचना यानी ग्राइंडिंग और स्क्रैपिंग, या फिर कन्फर्मल कोटिंग, पिलर्ड ऑफ अनुरूप कोटिंग को छिलकर, या फोटो लिथोग्राफी? किसमें होता है भी, किससे करेंगे हम? अगर आपको कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह माउंट करना है तो शोल्डर मास्क को कैसे हटाओगे बच्चा? वो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? फोटोलिथोग्राफिक हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर निम्मी कौन सा बता रही है बच्चा? ये बता रही है ये। अगला बताओ। अगला कह रहा है रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के रिफ्लो जोन में पहुंचने वाले शिखर तापमान की सीमा क्या होगी? रिफ्लो जोन में, यानी रिफ्लो जोन में मतलब क्या हो गया? एसएमडी माउंट का मेन काम होगा, मेन काम होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चा? कंपोनेंट्स उस पीसीबी पे माउंट हो जाएंगे, कहां पे? रिफ्लो पे। कहां पे? रिफ्लो जोन में। तो वहां पे कितना होता है? वहां पे 41 डिग्री से 60 डिग्री होता है? नहीं होता है। 20 डिग्री से 40 डिग्री का वेरिएशन है, या 10 डिग्री से 15 डिग्री का? 10 से 15 का बहुत कम हो जाएगा, 20 से 40 डिग्री का यानी 20 डिग्री का वेरिएशन रहता है बच्चा, ठीक है ना। 61 और 80 का भी नहीं होता। राइट आंसर इज दी बी। 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का क्या रहता है? तापमान की सीमा रहती है शिखर तापमान की, ठीक है ना। कौन सा है बच्चा? शिखर तापमान, जो पीक वाला है, ठीक है ना, पीक वाला है, या जहां पर पीक टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसका वेरिएशन कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस का रहता है। कहां पे? रिफ्लो जोन में। अगला कह रहा है टांका लगाने की प्रक्रिया का उपयोग करके टांका लगाने वाले जोड़ की फाइन ग्रेन संरचना कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखो भाई, इसमें दो चीज है, ठीक है ना। ये कह रहा है ओवन का टेम्परेचर बदला जाता है, ओवन का टेम्परेचर बदलने से हम फाइन ग्रेन पा सकते हैं, या फिर आपका लो ग्रेन पाएंगे।
ये पूछ रहा है, तो फाइन ग्रेन की पूछ रहा है, तो ओवन का टेम्परेचर बदल के हम फाइन ग्रेन पा सकते हैं क्या? नहीं। फाइन ग्रेन का मतलब ही यही है बच्चा, अगर आपको फाइन ग्रेन पाना है तो फाइन ग्रेन का आप ये समझो कि जॉइंट की बनावट से रिलेटेड बात है। जॉइंट की बनावट वो कैसी होगी? अच्छा, जॉइंट की बनावट है वो कूलिंग पे डिपेंड करती है, कूलिंग पे डिपेंड करती है। जॉइंट कितना अच्छा बनेगा, नो मैटर, आपने सोल्डरिंग कर दी होगी, पर वो ठंडा किस तरीके से हो रहा है उस पर डिपेंड है कि आपका जॉइंट कैसे बन रहा है। सर ऐसे कैसे, हम सोल्डर ज्यादा लगा देंगे तो फिर भी तो आपका जो जॉइंट है वो सही नहीं बनेगा, वो ओवरलेपित हो जाएगा, या फिर वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मोटा भी बन सकता है, नो मैटर। पर मेन अगर बनावट को देखेंगे तो भाई ठंडा होगा ना, कूलिंग जोन के बाद ही तो जॉइंट तैयार होता है। तो बात किसकी आती है बच्चा? कूलिंग जोन की आती है, कूलिंग जोन, ठीक है। अब समझो इस चीज को, उच्च ताप पर शोक समय नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं। तेजी से ठंडा करने की दर है या फिर स्लो कूलिंग रेट है। अगर आप धीरे धीरे स्लो करोगे तो क्या बनेगा बच्चा? अगर आप धीरे धीरे उसको ठंडा करोगे तो आपका फाइन ग्रेन नहीं बनेगा। अगर आप स्लो उसको ठंडा करोगे तो फाइन ग्रेन नहीं बनेगा। आप अगर उसको जल्दी से ठंडा करते हो तो आपका क्या बनता है बच्चा? फाइन ग्रेन बनता है। अगला बताओ, अगला कह रहा है व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज ऑफ द कूलिंग जोन इन द फ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। तो आपका कूलिंग जोन में जो टेम्परेचर की रेंज होती है बच्चा वो 30 से 100 डिग्री सेल्सियस की होती है, ठीक है ना। 30 से 100 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की होती है, 100 डिग्री सेल्सियस की। अगला बताओ, अगला कह रहा है सर्किट बोर्ड की असेंबली के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन, सिंगल लेयर फैब्रिकेशन, डबल साइड या प्लेटेड थ्रू होल। तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप क्या बना रहे हो? सर्किट बोर्ड की असेंबली के लिए किस निर्माण का उपयोग करते हैं? फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आप फैब्रिकेशन कर रहे हो टेक्नोलॉजी, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि आपका सिंगल नहीं है, डबल नहीं है, ना आपका पीएसटी है, या फिर प्लेटेड थ्रू होल है, वो भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। माइक्रोचिप फैब्रिकेशन वो कहलाता है, यानी चिप का हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स का। जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इनकी भी चिप होती है, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं बच्चा? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन का उपयोग हम करते हैं। कहां पे? आपका फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये लो जी, अगला बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? ये होल दिख रहा है। बहुपरत पीसीबी पर घटकों को माउंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक का नाम क्या है जो डायग्राम में दिखाई गई है? माइक्रोचिप है क्या? नहीं है। छिलने की तकनीक नहीं है, जॉइनिंग तकनीक नहीं है, प्लेटेड थ्रू होल है, यानी ऐसा होल ही तो होता है ना पीसीबी में जिसके अंदर से आप कंपोनेंट निकालते हो, पीछे इसके क्या करते हो? सोल्डरिंग करते हो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? पीटीएच हो जाएगा, प्लेटेड थ्रू होल। डी इज द राइट आंसर। अगला बताओ, बस बच्चा 7-8 क्वेश्चन और करेंगे। आई अंडरस्टैंड की क्लास लंबी होती जा रही है, बस आपके 2 मॉड्यूल इसी क्लास में हमने कवर कर लिए हैं, और जल्दी ही आपका सिलेबस सेकंड ईयर का भी है, वो जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको निमी की मिल जाएगी। इससे पहले 51 वीडियो की सीरीज हुई है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हमने कवर कर दिया है, ठीक है। और टाइम रहेगा, ये यूं कह लीजिए, आपके एग्जाम से पहले अगर टाइम मिला तो आपके लिए मैराथन भी कर देंगे, निश्चिंत रहिए आप, सब कुछ मिल जाएगा आपको राकेश वर्मा एजुटेक पे। इसलिए कह रहा हूँ बच्चा सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और रॉ मटेरियल आपको चाहिए इससे रिलेटेड, राकेश वर्मा एजुटेक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। पीसीबी पर कन्फर्मल लेप कोटिंग के रूप में पैराजाइलिन को लगाने के लिए किस प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? डिपिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, या केमिकल वेपर डिपोजिशन करते हैं? क्या करेंगे बच्चा? पैराजाइलिन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? रासायनिक वाष्प का जमाव करेंगे, जिसको केमिकल वेपर डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ये लो जी, राइट आंसर इज दी डी। ना वो डिपिंग होगा, ना वो ब्रशिंग होगा, ना वो स्प्रेइंग होगा, ठीक है। किसका यूज करेंगे? केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है। अगला बताओ, अगला कह रहा है सोल्डर पेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब रैंप अप दर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में अधिकतम ढलान से अधिक हो जाती है? पुअर वेटिंग हो जाएगी। अगर आपका रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में अधिकतम हो जाएगा रैंप अप दर, तो पुअर वेटिंग तो नहीं होगी, फायर एंड गैस भी नहीं होगी, ब्लो होल इफेक्ट हो जाएगा, या फिर स्पेक्ट्रम इफेक्ट हो जाएगा। ब्लो होल इफेक्ट और आपका आग और गैसें भी नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, तापमान अगर ज्यादा है तो ये नहीं होगा। स्पेक्ट्रम इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम इफेक्ट, यानी कि देखो क्या होता है, मान लीजिए आप एक आपके पास है कढ़ाई है और उसमें आपने क्या करा है?
गर्म तेल है, उसको खोल रहा है, तेल खोल रहा है मतलब गर्म हो रखा है। अब उसमें अगर पानी की बूंद डालोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप पानी की बूंद डाल रहे हो उसमें तो क्या हो जाएगा? क्या वो तेल में बैठ जाएगी? अगर तेल आपका गर्म है कढ़ाई में और उसमें अगर आप पानी की बूंद डाल रहे हो तो वो क्या बूंद तेल में बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी, वो बूंद उछलेगी, उछलेगी, वो बिखर के उछलेगी, अलग अलग टुकड़ों में बिखरेगी वो पानी की बूंद और उछल जाएगी, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द शोल्डर पेस्ट ऑफ द रैंप अप रेट एक्सीड द मैक्सिमम स्लोप इन द रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा बच्चा, जो आपका सोल्डर पेस्ट है वो क्या हो जाएगा? उछल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी की बूंद उछलती है, और उछलने को क्या बोलते हैं बच्चा? स्पेटरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्पेटरिंग इफेक्ट। रैंप अप दर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के हीट जोन में अधिकतम ढलान से अधिक होने के बाद घटकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो जल जाता है क्या? जलता तो नहीं बच्चा, वो तड़क जाता है, क्रेक हो जाता है। सही बात है, नो चेंज ये भी नहीं होगा और डिसोल्डर्ड भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्रेक हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। जलेगा तो नहीं बट वो क्या हो जाएगा? क्रेक हो जाएगा। अगर सोल्डरिंग प्रक्रिया की हीट जोन में अधिकतम ढलान से अधिक हो जाएगी तो घटकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटक जलेगा तो नहीं बट वो क्या हो जाएगा? क्रेक हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसको एक तापमान से ज्यादा तापमान आप दे रहे हो तो, ठीक है। अगला बताओ, अगला बताओ क्या होगा? अगला बताओ क्या हो जाएगा? अगला कह रहा है रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया का अधिकतम स्वीकार्य तापमान किस क्षेत्र में पहुंचता है? रिफ्लो में, कूलिंग में, प्री हीट में, थर्मल शॉक में? ये तो पता ही चल गया ना भाई, अधिकतम कहां पहुंचेगा? जहां पे मेन काम होना है वही पूछेगा, जहां पे मेन काम होना है वही पूछेगा। अगला बताओ, पीसीबी पर बहुलक पॉलीमर कोटिंग लागू करने का क्या उद्देश्य है? सर्किट की कनेक्टिविटी में सुधार करना, जंग को रोकना, तापमान को रोकने के लिए, प्रिवेंट रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को रोकने के लिए, जंग को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? बहुलक पॉलीमर या पॉलीमर कोटिंग का। किसको रोकने के लिए बच्चा? कोरोजन को रोकने के लिए। टू प्रिवेंट कोरोजन बी इज द राइट आंसर। अगला बताओ, अगला कह रहा है व्हाट इज द कूलिंग रेट सजेस्ट फॉर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए शीतलन दर क्या होनी चाहिए? 3 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड की होनी चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड की होनी चाहिए, या 5 या फिर 10 होनी चाहिए? तो वो कितनी होनी चाहिए? शीतलन या कूलिंग रेट है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड की होनी चाहिए बच्चा, ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड की होनी चाहिए आपकी कूलिंग रेट, ठीक है। इसमें रिफ्लो सोल्डरिंग में। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चा ना, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, 2 क्वेश्चन और करेंगे। 2 आपके मॉड्यूल इसी एक क्लास में निपटा दिए, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपकी क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रही है तो नो टेंशन, आपके 2 मॉड्यूल इसी में दे दिए, आपको टेंशन मत लो, ठीक है ना। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में लिक्विड से टॉल से अधिक समय पर तक गीले होने से होने वाले अत्यधिक इंटरमेटेलिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेसिव intermetic growth caused by wetting time above liquids tall in रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? पुअर वेटिंग हो जाएगी। अगर आपका वेटिंग टाइम है वो तो ज्यादा हो गया तो पुअर खराब तो नहीं होगी ना, ऑब्वियसली बात है, पुअर वेटिंग तो होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फ्लक्स ऑक्सीकरण, फ्लक्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जॉइंट ब्राइटलनेस हो जाएगा, या फिर शोल्डर स्पेक्टरिंग हो जाएगा। ये छितरना तो आपको बताया था ना, ये नहीं होगा इसमें। जोड़ में भंगुरता आ जाएगी बच्चा ना, जोड़ टूट जाएगा। फिर अगर लेयर मोटी होगी, अगर लेयर मोटी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? लेयर अगर मोटी होगी तो वो क्या बन जाएगा? फिर उसमें ब्राइटलनेस का गुण आ जाता है, वो भंगुरता का गुण हो जाता है, भंगुरता का गुण आ जाता है। राइट आंसर इज दिस सी। अगला बताओ, अगला है व्हाट कॉज डिक्रीज what causes a decrease in flux cleaning action leads to poor wetting and defective solder joint in रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? यानी क्या कारण है फ्लक्स सफाई की कार्रवाई में कमी से रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में खराब, गीलापन और दोषपूर्ण का घटक दोषपूर्ण शोल्डर जॉइंट होता है? हायर रैंप अप रेट से नहीं होता है, लंबे समय तक जोन प्रीहीट जोन समय में है तो कोई बात नहीं है, अधिक थर्मल शॉक अनावरण है नहीं होगा, अपर्याप्त उसको समय और तापमान मिलेगा उसके कारण शोल्डर जॉइंट है वो सही से नहीं बनेगा। किसमें? आपका फ्लक्स सफाई की कार्रवाई में कमी और रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में खराब गीलेपन के कारण, ठीक है। राइट आंसर इज डी। चलो अगला बताओ,
और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा की तरह आपको कमेंट करके बताना है बच्चा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को कमेंट करना है। और बच्चा मैं यही कहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फायदा होगा, सबसे पहले हम आपके पास आ जाएंगे, सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। इस सीरीज के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए बच्चा। इस सीरीज में केवल और केवल मैं निम्मी के एमसीक्यूज करवा रहा हूं और निम्मी के माध्यम से आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये क्लास है वो सेकंड ईयर की हो गई है, यानी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट निम्मी, फर्स्ट ईयर की कंप्लीट आपका क्या करवा दिया हमने, निम्मी के एमसीक्यूज करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या चल रहे हैं बच्चा, सेकंड ईयर के चल रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड ईयर के चल रहे हैं। यानी आज जो क्लास है वो हमारी सेकंड ईयर की है और आज डे हमारा कौन सा है, 15 है। डे कौन सा है, 15 है। यानी अगर फर्स्ट ईयर को देखना है तो इसको हमने सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में कवर किया है, 14 दिनों में इसको कवर कर लिया है आपकी फर्स्ट ईयर को। अब सेकंड ईयर को हम कवर करेंगे तो डे 15 हो गया है। अगर आपको पुराने नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए। इसके बियॉन्ड आपके 51 वीडियो की एक सीरीज है बच्चा, 51 वीडियो की एक सीरीज है जिसमें आपको क्या करना है, 59 रुपए का एक चार्ज करना है छोटा सा, और पूरे वीडियोज का आप एक्सेस पा लोगे, ठीक है ना। पर मंथ आपको कितने का करना पड़ेगा, 59 रुपए का, और सारे वीडियो को आप एक्सेस पा लोगे। अगर 51 वीडियो है तो आप पूरे, अगर एक दिन में 2 वीडियो भी देखते हो तो आप 25, 26 या 27 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस है वो आप क्या कर लोगे बच्चा, कवर कर लोगे। किसके लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चा, बीटीएससी अनुदेशक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सबसे ज्यादा पोस्ट है बच्चा, 130 पोस्ट है, ठीक है ना, 130 पोस्ट है। बाकी और जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी तैयारी कैसे चल रही है एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसी का रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा राकेश वर्मा एजुटेक, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती है बच्चा, ठीक है।